आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जैसी से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में जैसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों के रूप में जाने जाते हैं। 1477 ईस्वी इनका जन्म समय रायबरेली के पास जायस नामक कस्बे में हुआ था और जायस में पैदा होने के कारण और वहां के होने के कारण ही इनको जैसी के नाम से जाना गया। जैसी सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे और यह प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूर और तुलसी के समकक्ष मानते हैं। जैसी बड़े कुरूप थे और एक बार शेरशाह इनकी कुरूपता पर हंस पड़ा, जिस पर इन्होंने शेरशाह के ऊपर हंसते हुए एक शेर कहा था कि मोहिका हंसेस की कोहर हैं, अर्थात हे राजन, तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार यानी अल्लाह पर। यह सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हो गए। विरक्त हो जाने के पश्चात ये चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध पीर शेख मुहिउद्दीन से अपनी दीक्षा ली और ऐसा माना जाता है कि 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मलिक मोहम्मद जैसी की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो वैसे तो इनकी 42 रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रमुख रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, और चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा तथा पद्मावत है। पद्मावत बड़ी इंपॉर्टेंट कृति है। आइए थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन कृतियों पर हम लोग। अखरावट रचना जो है यह वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। इसमें सूफी सिद्धांतों का वर्णन है। वहीं आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और बाबर की प्रशंसा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि किस रचना में कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम वह रचना है, और बाबर की प्रशंसा किस रचना में की गई है, तो आखिरी कलाम में। आचार्य शुक्ल जी ने इस संदर्भ में लिखा है कि आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ व बोलचाल की अवधि है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। शुक्ल जी ने लिखा कि आखिरी कलाम की जो भाषा है पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि भाषा है। कन्हावत में राधा कृष्ण की कथा है। वहीं चित्ररेखा में चंद्रपुर के राजा चंद्रभान की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रियतम कुंवर की कहानी का वर्णन है। कहरनामा में कवि ने आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ कहार जात में प्रचलित विवाह प्रथा द्वारा आत्मा और परमात्मा के परिणय और मिलन को दर्शाया गया है। वहीं मसलनामा में ईश्वर प्रेम, भक्ति और प्रेम निवेदन है। बाकी पद्मावत में इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। यह हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य है। मुस्लिम होते हुए भी जैसी ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता का अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रण किया है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, जिस पर फारसी भाषा का प्रभाव है। पद्मावत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पद्मावत से ही इनकी पहचान है। पहचान का एक स्तंभ बनती है, आधार बनती है, और इतिहास और कल्पना दोनों का समन्वय पद्मावत में मिलता है। यह हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य विधा की रचना है। मुसलमान होते हुए भी जैसी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया।
इस रचना को उन्होंने ठेठ अवधी भाषा में लिखा, लेकिन फारसी का प्रभाव इस रचना पर देखने को मिलता है। बाकी आखिरी कलाम रचना में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा कि भाई अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। इसके बाद जायसी ने पद्मावत के निर्माण के संबंध में लिखा कि सन 927 आरंभ बैन कवि कहा। पद्मावत को अवधि का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत कृति में रत्नसेन मन या आत्मा का प्रतीक है, सिंघल हृदय का प्रतीक है, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है या परमात्मा का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती दुनिया का गोरख धंधा या सांसारिकता का प्रतीक है और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी भाषा है और इसे प्रतीकात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है। नागमती का वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। नागमती वियोग वर्णन का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। प्रश्न आता है यहां से, याद रखिएगा, पूछ लेता है कि नागमती का वियोग वर्णन जो है किस मास से प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। ग्रंथ के आरंभ में शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा है। शेर शाह दिल्ली का सुल्तान, 4 खंड तपय जस भानु। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु, 4 खंड तपय जस भानु। विजय देव नारायण शाही पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजेडी कहते हैं। शाही जायसी को मूलतः कवि मानते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। यानी विजय देव नारायण शाही के अनुसार जायसी मूलतः कवि हैं और पद्मावत को उन्होंने अपने ढंग की एक ट्रेजेडी माना है। मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे तथा सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। जायसी की इस कीर्ति का आधार अगर देखा जाए तो वह पद्मावत है। फिर पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई से निबद्ध, 7 चौपाई के बाद एक दोहा इसमें है, मसनवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत की जो कथा है वह चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देव की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें रतन सेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है और पद्मावत के नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि के रूप में नागमती का वियोग खंड जाना जाता है पद्मावत का। और पद्मावत से कुछ प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं। रवि शशि नखत दियहि वही ज्योति, रतन पदारथ माणिक मोती। जहाँ तहाँ बिहसी सुभामई हसी, तहाँ जहाँ छिटकी ज्योति परगसी। वहीं बसहि पक्षी बोलहि बहु भाखा, करहु उलास देखिए शाखा। और पंक्ति अगली है कि तन चितौर मन राजा की ना ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ यही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतान, माया अलाउद्दीन सुल्तान। ऐसा उन्होंने जायसी ने लिखा। जहां न रात न दिवस है, जहां न पौन घरानी। त्यहि वन होय सुअरा बसा, ओरे मिलावे आनी। जैसी की पंक्तियां हैं। और मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही त काह छार भर मुट्ठी। व्याख्या इसकी है कि प्रेम ही मनुष्य के जीवन का चरम मूल्य है, जिसे पाकर मनुष्य वैकुंठी हो जाता, अन्यथा वह एक मुट्ठी राख भी राख नहीं तो और क्या है।
छार उठाए लिन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी जुटी, जैसी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां अक्सर पूछी जाती है। और उख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नौ मंदिर को छावा, बरिसई मंगा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुआई जस ओरी। और यह भी बड़ी चर्चित पंक्ति है कि पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधन बिरह जरी मुई, तेहि क धुआ हम लाग। अगली पंक्ति है कि तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल मतेशा, जहाँ तह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, जैसी की पंक्ति है। और यह भी पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपोर्ट होती है कि फिरी फिरी रोई कोई नहीं डोला, आधी रात भी हंगम बोला। मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में साथियों कुछ कथनों को देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन देखते हैं पहले। तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु शेख मुहिउद्दीन या मुहिदी थे। रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है, सरस है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं जैसी के संदर्भ में कि जैसी की भाषा देसी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं और घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदयग्राही है। आचार्य शुक्ल ने जैसी के 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदू हृदय तथा मुसलमान हृदय आमने सामने अपने अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया और प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, वह जैसी द्वारा पूरी हुई। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय को से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग और भेद की ओर ध्यान से हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। जैसी के बारे में आगे लिखते हुए कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, जैसी ग्रंथावली की भूमिका में उन्होंने लिखा था। वहीं शुक्ल जी का यह कथन बड़ा चर्चित है कि जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण कई बार रिपीट हुआ है। यह कथन साथियों याद रखिएगा, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान और शारीरिक गौण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तुलसी और जैसी को छोड़कर किसी कवि ने नहीं किया है। जैसी के संदर्भ में यह भी कथन काफी इंपॉर्टेंट। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जैसी ने इस बात में दिया कि रानी नागमती विरह की दशा में अपने रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उनके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय में समान रूप से स्पर्श करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जैसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्त पूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया, उसमें गांभीर्य बना हुआ है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी में कवियों की यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो वह जैसी का है, जिसमें भावुकता बहुत उच्च कोटि की है। शुक्ल जी जैसी के संदर्भ में लिखते हैं जैसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उनका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रबंध क्षेत्र में तुलसी का जो सर्वोच्च स्थान है, उसका कारण यह है कि वीरता प्रेम आदि जीवन का कोई एक पक्ष न लेकर तुलसी ने संपूर्ण जीवन को लिया। जैसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गुण है। जैसी ग्रंथावली से उत्तरित यह कथन है। विजय देव नारायण शाही लिखते हैं कि जैसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग हैं। इस अर्थ में जैसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं।
विजय देवनारायण शाही लिखते हैं कि जायसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी देखने को मिलता है। विजय देवनारायण शाही जायसी के संदर्भ में लिखते हैं कि जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई नया अध्यात्म, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। आगे विजय देवनारायण शाही लिखते हैं कि पद्मावत जिंदगी का दर्शन नहीं जिंदगी है, वह जायसी का तसव्वुफ नहीं जायसी की कविता है। विजय देवनारायण शाही का कथन है कि पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूटोपिया है। विजय देवनारायण शाही लिखते हैं कि जायसी यदि सूफी कवि हैं तो कुजात सूफी, जायसी पहले कवि हैं बाद में सूफी हैं। विजय देवनारायण शाही का ही कथन है जायसी के संदर्भ में कि जायसी को वैकुंठ प्रेम की तलाश नहीं बल्कि वह तो ऐसा प्रेम चाहते हैं जो प्रेम करने वाले को ही वैकुंठ बना दे। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है जिसकी तुलना रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। यानी जायसी के पद्मावत के संदर्भ में लिखते हैं नगेंद्र कि समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है जिसकी तुलना रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्यों से ही तुलना की जा सकती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि जायसी की अवधि की अर्घान है, यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रसगंध जरूर मिलेगी। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार न कोई न रहे पद्मावत है और रहेगा, कोई न रहे पद्मावत है और रहेगा। जायसी ने ही कहा कि फूल मरे पर मरे न बासु, जायसी मृत्युंजय बन गए। बच्चन सिंह के अनुसार जायसी के संदर्भ में पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं बल्कि समुची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है। बच्चन के अनुसार जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत, जीवन प्रेम है। आगे बच्चन के अनुसार इनके अनाकर्षण चेहरे को देखकर लोग हंसते थे किंतु इनकी कविता सुनकर रोते थे। जे मुख देखा ते ही हंसा, सुनी ते ही आयस आंस। बच्चन सिंह ने लिखा है इनके संदर्भ में कि जायसी की भाषा ठेठ अवधि है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। यह अंतर दोनों विषय वस्तु में भी है, एक में लोक कथा है और लोक भाषा, दूसरे में क्लासिक कथा है, इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा है। बच्चन के अनुसार सूफी काव्य में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं। सूफी काव्य परंपरा में एक ही कवि हैं, वो हैं जायसी, बाकी सभी लकीर के फकीर हैं। ऐसा बच्चन सिंह का कथन है मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।